हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं आप लोगों से दो ऐसे स्टॉक्स शेयर करने वाला हूं जो मुझे लगता है अभी बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। एट द सेम टाइम उनका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई है। जनरली ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है क्योंकि जिनका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई होता है उनका वैल्यूएशन भी बहुत हाई होता है, और जिनका वैल्यूएशन लो होता है वो जनरली ग्रोथ पोटेंशियल उनका हाई नहीं होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले येलो जर्नलिज्म से। बेसिकली ये होता क्या है कि ये मीडिया, न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न ऐसा सेंसेशन एंड कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते रहते हैं ताकि अगर न्यूज़पेपर्स हैं तो उनकी सर्कुलेशन बढ़ जाए, टेलीविज़न है या न्यूज़ चैनल्स है तो उनका टीआरपी बढ़ जाए। ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं। अभी प्रेजेंटली सोशल मीडिया का ज़माना है तो यूट्यूबर्स जो हैं अभी जनरली फोकस करते हैं, आपको ऐसा ऐसा टारगेट देंगे, हेडलाइंस ऐसी सेंसेशनल रखेंगे कि भाई कोई भी स्टॉक यहाँ से 10 टाइम्स हो जाएगा, 100 टाइम्स हो जाएगा। बट फ्रैंकली ये किसी को नहीं पता होता। अगर इतना ही पता होगा तो अपना पोर्टफोलियो का 20, 30, मे बी 50% अपने उसी स्टॉक में डाल देंगे ना, आराम से। फिर पता ही है कि 10 ईयर्स में अपने 100 टाइम्स अपना मनी ग्रो कर लेंगे, तो काम करने की ज़रूरत ही क्या है। तो फ्रैंकली ये किसी को नहीं पता होता। और मैं देख रहा था परसों सारे यूट्यूबर्स जितने भी हैं सब ऐसा प्रेडिक्शन करने लगे कि मार्केट क्रैश होने वाला है, मार्केट का बहुत हाल ख़राब है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और सबको इनफैक्ट ऐसे एक्सपर्ट्स भी मिल जाएंगे जो बोलेंगे अभी निफ्टी 12,000 पे जाने वाला है, 13,000 पे जाने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं जाएगा, बट कहने का मतलब ये है कि जाएगा या नहीं ये किसी को नहीं पता। ये प्रेडिक्शंस पहले से करना पॉसिबल नहीं है। अगर पहले से करना पॉसिबल हो तो भी सभी अपना पोजिशन शॉर्ट कर देंगे सभी पोजिशंस को। तो मार्केट्स गिरने में भी अगर पता हो तो उसमें भी लाखों करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। तो फ्रैंकली ये चीज़ किसी को नहीं पता, और जितना ज़्यादा शॉर्ट टर्म होता है उतना ज़्यादा प्रिडिक्शन मुश्किल होता है। और जैसे फॉर एग्जांपल, और उन हेडलाइंस या वैसे वीडियो से बचिए जो आपको प्रिडिक्शन देते हैं कि कुछ साल में ये स्टॉक 10 टाइम्स हो जाएगा, 100 टाइम्स हो जाएगा। फ्रैंकली किसी को नहीं पता। इनफैक्ट अगर बट एक्चुअली जो दिखता है वही बिकता है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं, ये स्टॉक अगर 10 ईयर्स तक 20% के स्पीड से ग्रो करेगा, तो मे बी आप इतने ज़्यादा खुश नहीं होंगे। बट आप ये समझिए, अगर कोई भी स्टॉक कंसिस्टेंटली 10 ईयर्स तक 20% के स्पीड से ग्रो करता है तो 10 ईयर्स में वो 6 टाइम्स हो जाता है। सिर्फ 20% के हिसाब से अगर 10 ईयर्स तक ग्रो करेगा तो 6 टाइम्स हो जाएगा 10 ईयर्स में आपको वो स्टॉक का प्राइस। तो अगेन कंसिस्टेंट रहिए, एक सिस्टमैटिक मैनर से इन्वेस्ट करिए। बाकी ये आप समझिए कि जो कंट्रोवर्सीज हैं इनसे काफ़ी लोगों का घर चलता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। इनफैक्ट मैं परसों ही न्यूज़ देख रहा था तो ऐसे दिखा रहे थे न्यूज़ चैनल्स की बस न्यूक्लियर वॉर होने ही वाली है, दुनिया ख़त्म होने ही वाली है। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। काफ़ी काफ़ी हाई चांसेस था कि ये सिचुएशन धीरे धीरे ईज हो जाएगी। अगर नहीं भी होती तो रशिया अगर बाई चांस यूक्रेन पे इन्वेड भी कर देता, जो मुझे लग रहा था नहीं होने वाला क्योंकि यूक्रेन के पास भी अच्छे वेपन्स हैं, उनको भी काफ़ी सपोर्ट है। बट अगर हो भी जाता तो भी अमेरिका, नाटो ऐसा कुछ करने वाले नहीं थे। अफगानिस्तान में अमेरिका ने क्या कर लिया, आराम से तालिबान टेक ओवर कर लिया, अमेरिका आराम से डील करके साइड से निकल गया। तो फ्रैंकली ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ सेंसेशन क्रिएट करने का तरीका होता है। ऑयल प्राइसेस पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता शॉर्ट टर्म में, धीरे धीरे वो भी नॉर्मल हो जाता। ओपेक कंट्रीज अपना प्रोडक्शन बढ़ा देते, सब कुछ नॉर्मल है। ये सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने का तरीका है। मैंने अभी अपनी 1 साल की जर्नी में सीखा है कि अपने रिटेल इन्वेस्टर्स लेट हो जाते हैं हर चीज़ में, लेट। कोई स्टॉक जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऑलरेडी अराउंड द टॉप होता है, तब अपने एंटर करते हैं। उसके बाद उम्मीद करते हैं कि ये और भागेगा, बट तब तक बहुत लेट हो जाती है। उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है या फिर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाता है। और एग्जिट कब करते हैं, जब अपना स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी गिर जाता है। तो ये प्रॉब्लम से बचिए। अगर कोई भी स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न्स दे चुका है, ऐसा लग रहा है कि स्टॉक अब उसका वैल्यूएशन बहुत हाई हो गया है, तो एग्जिट कर जाइए। अगर मे बी आप जब एग्जिट करेंगे तो उसके बाद से और थोड़ा स्टॉक बढ़े, बट अगेन एग्जिट करना ही, क्योंकि गिरेगा तो फिर आपको मौका भी नहीं मिलेगा निकलने का। तो ये जो झूठी उम्मीद है, काफ़ी इन्वेस्टर्स लॉजिकली समझते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि इमोशन अटैच कर देते हैं किसी भी स्टॉक के साथ। उसके कारण
अपनी एग्जिट एंड एंट्री ढंग से टाइम नहीं कर पाते, या तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं या बहुत ज़्यादा लालच कर लेते हैं। एक्सेसिव फियर एंड एक्सेसिव ग्रिड दोनों ही बहुत ख़राब है स्टॉक मार्केट के लिए। क्योंकि फॉर एग्जांपल मंडे को जब मार्केट गिरा तो मार्केट्स में एक्सेसिव फियर था, ऐसे लग रहा था सब कुछ नष्ट होने वाला है, निफ्टी 10,000 जाने वाला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जब मार्केट 18,000 के पार था तो सब लग रहा था निफ्टी तो अभी 20,000 21,000 25,000 क्रॉस कर लेगा। तो दोनों ही सिचुएशन इतनी आसान नहीं होती है। थोड़ा सा सिस्टमैटिक मैनर में इन्वेस्ट करके चलिए, धीरे धीरे आपके रिटर्न्स अच्छे बनने ही लगेंगे। और इंडिया नेक्स्ट डिकेड के लिए एक अच्छे बुल रन के लिए सेट है। आप मे बी कुछ साल बाद आप यही सोचेंगे काश मैंने अच्छा इन्वेस्ट कर दिया होता अभी के मार्केट सिचुएशन में। तो आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी चुनिए एंड बहुत ज़्यादा नॉइस से दूर रहिए एंड क्राउड को अवॉइड करिए। क्राउड को अवॉइड मतलब जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज उनमें इन्वेस्ट करिए, बट ये सोच के कि पूरा क्राउड इन्वेस्ट कर रहा है तो मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ, ये अवॉइड करिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप देख ही रहे हैं जो भी जितनी भी ये न्यू एज टेक कंपनीज हैं, चाहे वो जोमेटो हो, नाइका हो, पेटीएम हो, पूरा क्राउड भाग रहा था इनकी तरफ। क्या हुआ इनके साथ? सबका वैल्यूएशन बहुत डाउन है। अभी ये नहीं कह रहा कि ये सब कंपनी फ्यूचर में अच्छा नहीं करेंगी, बट एंट्री प्राइस बहुत ज़रूरी है। न अभी भी आप हर एक स्टॉक को इंडिविजुअल स्टडी करिए, उनका वैल्यूएशन देखिए। हद से ज़्यादा ओवर वैल्यूड है तो इन्वेस्ट मत करिए, चाहे क्राउड कुछ भी बोलता हो। उसके बाद देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है। फ्रैंकली मैं इसमें यकीन नहीं रखता। बहुत कम मुझे ये रीज़नेबल लगती है। इनफैक्ट ऐसे लगता है कि काफ़ी बार मैं टेक्निकल एनालिस्ट को सुनता हूँ, मैं खुद भी कई बार करता हूँ, तो ऐसे लगता है कि ये मतलब दोनों हाथ में लड्डू है। कोई सपोर्ट है, अगर फॉर एग्जांपल मार्केट्स उस लेवल से गिर जाता है तो बोलेंगे न्यूज़ आ गई या ऐसा हो गया वैसा हो गया, इसलिए सपोर्ट रहा नहीं, अब उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट दे देंगे। और मार्केट वहाँ से रिवर्ट बैक कर जाता है तो बोलेंगे अरे मैंने तो बोला ही था कि ये सपोर्ट से मार्केट ऊपर उठेगा। तो किसी को नहीं पता फ्रैंकली, अगर कोई न्यूज़ आने वाली है, रशिया अगर यूक्रेन पे अटैक करने वाला है, तो क्या जो FIIs हैं, DIIs हैं, या फिर जो अपने जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ही हैं, वो क्या ये सोचेंगे नहीं अभी सेल नहीं करते हैं क्योंकि मार्केट सपोर्ट लेवल पे है, मार्केट यहाँ से उठेगा ही उठेगा। भैया अगर न्यूज़ से प्रॉब्लम आ जाती है मार्केट में तो उसके बाद किसी को नहीं पता होता, सब बस निकलने का सोचते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे अभी US में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले हैं तो उससे क्या होगा, ऑब्वियसली US डॉलर जो है अप्रिशिएट होगा, वैसे ही रुपये डिप्रिशिएट होगा। तो इससे क्या इम्पैक्ट होता है, इससे जो इंडियन एक्सपोर्टर कंपनीज है, जैसे IT कंपनीज है, फार्मा कंपनीज हैं, या और जो अलग अलग कंपनीज हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करती हैं, उनके अर्निंग्स पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। पर्सनली मैं जब अराउंड 12 ईयर्स पहले जब काम करना स्टार्ट किया था US कंपनीज के लिए, US क्लाइंट्स के लिए, तो मैं खुद जब $1 आता था तो 46-47 मिल रहा था। अभी वही डॉलर मेरे को 75 में मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर सपोज मैं $10,000 का काम किया किसी भी मंथ, तो मेरे को उस टाइम अराउंड एक्सपेंसेस काट के 4.3 या 4.4 लैक्स मिल रहा था, बट अभी वही अराउंड 6.8-6.9 लैक्स मिल रहा है। तो अर्निंग्स कितनी बढ़ जाती है। तो हर चीज़ ख़राब नहीं होती है। अगर US इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेगा तो कुछ कंपनीज पे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होगा। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखिए, अपनी लर्निंग बढ़ाइए, तब आप बहुत चीज़ों को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली एवेल्युएट कर पाएंगे। तो चलिए ये वाली कंपनी जो मैं पहली कंपनी है जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है मैथन एलॉयज़। ये कंपनी मैंने मंडे के वीडियो में भी लास्ट में बोली थी, बट थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया तो अच्छे से स्टडी नहीं कर पाया। फ्रैंकली मैं मेटल कंपनीज पे इतना ज़्यादा बुलिश रहता नहीं हूँ, बट ये कंपनी को लास्ट क्वार्टर्स, इनफैक्ट लास्ट 2 क्वार्टर से ही मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, बट क्योंकि मेटल कंपनीज को मैं अवॉइड करता हूँ तो लेने की हिम्मत नहीं हुई। बट अभी दिसंबर रिजल्ट्स के बाद ये कंपनी को अब अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है। ये बेसिकली लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ मैंगनीज एलॉयज़ है। इसके कस्टमर्स जो हैं, पहली बात तो मैंगनीज एलॉयज़ जो स्टील कंपनीज हैं उनको रिक्वायरमेंट होती है स्टील प्रोडक्शन में। इसके कस्टमर्स आप देख सकते हैं सेल, टाटा स्टील, जिंदल स्टील। और मैनेजमेंट टीम मैंने देखी, बहुत अच्छी मैनेजमेंट टीम है। और अपने क्या अभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है इंडिया को ग्रो करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करने में, रियल एस्टेट एंड गवर्नमेंट का कैपेक्स प्लान्स भी बहुत आई है। तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर स्टील कंपनीज अच्छा करेंगी तो ये कंपनी अच्छा करेगी ही करेगी। स्टील कंपनीज में तो फिर भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं, बट मैंगनीज अलॉयज़ में उतनी ज़्यादा कंपटीशन नहीं है।
तो आप ये एक स्टील कंपनीज को प्रॉक्सी भी समझ सकते हैं इस कंपनी को। इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। आप देखिए नेट सेल्स एक साल में ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गई है, 445 करोड़ से 974 करोड़ हो गई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 55 से ऑलमोस्ट 6 टाइम्स हो गया है, 305 करोड़ है। एडजस्टेड ईपीएस भी ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो गया है, 5.5 टाइम्स हो गया है। तो ऐसे ग्रोथ को अब अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है। ईयरली रिजल्ट देखते हैं। ईयरली अगर आप देखेंगे तो उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगा, बट लास्ट कुछ क्वार्टर से ये कंपनी बहुत सुपर परफॉर्मेंस दे रही है। एडजस्टेड ईपीएस आप देखेंगे मार्च 2017 से मार्च 2021 तक सिर्फ 64 से ऑलमोस्ट 80 ही हुआ है। बट अगेन मेरा फोकस रहता है रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर, एंड रिसेंट परफॉर्मेंस में ये क्वार्टरली जो है बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है एंड कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट आप देख रहे हैं, टोटल रिजर्व्स बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, फ्रॉम 563 करोड़ टू 1500 करोड़। बोरोइंग्स नील है, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बोरोइंग्स नहीं है। और करंट लाइबिलिटीज के कंपैरिजन में करंट एसेट्स भी ऑलमोस्ट 5 टाइम्स है। लास्ट 5 ईयर्स का प्राइस परफॉर्मेंस देखते हैं इस कंपनी का, उतना ग्रेट नहीं रहा है, क्योंकि ये बेसिकली ये मेटल कंपनीज जो होती हैं वो सिलिकल होती हैं। जब साइकिल अच्छी चल रही होती है, बिजनेस अच्छा चल रहा होता है, बिजनेस साइकिल इकोनॉमी एक्सपेंशन में होती है, तो आप देखिए 2018 तक कंपनी काफ़ी स्पीड से ग्रो की, लेकिन उसके बाद से थोड़ा डाउन टर्न आ गया था, मार्केट्स करेक्ट हुए थे, तो उसके बाद से डाउन टर्न में चल रही थी। बट अगेन काफ़ी ऊपर चल रही है, एंड मुझे जो लगता है अब जो इंडिया है नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए काफ़ी बुल रन में है, तो अब मुझे इस कंपनी का बहुत ज़्यादा फ्यूचर पोटेंशियल अच्छा लगता है। फाइनेंशियल्स देखते हैं। कंपनी का करंट प्राइस 1200 करोड़ है। प्राइस अर्निंग्स रेशियो देखिए सिर्फ 5 का है, इस हिसाब से वैल्यूएशन बहुत 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 रीजनेबल है। एंड मंडे एंड वेंसडे, आज और मंडे को बहुत अच्छा ग्रो भी, ऑलमोस्ट 2 दिन मिला के 15% के आसपास स्टॉक प्राइस राइज कर चुका है। मार्केट कैप अराउंड 3500 करोड़ का, रिटर्न इन इक्विटी 16.5% है। प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 75% काफ़ी हाई है। एफआईआईज एंड डीआईआईज ने भी अपनी होल्डिंग थोड़ी सी इंक्रीज की है लास्ट क्वार्टर में। तो ये कंपनी आप खुद स्टडी करिए, मुझे लगता है इसका फ्यूचर पोटेंशियल बहुत हाई है। नेक्स्ट जो कंपनी है वो कॉस्मो फिल्म्स, ये वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स हैं स्पेशलिटी फिल्म्स। ये कंपनीज मैं पहले के वीडियोस में भी मेंशन कर चुका हूँ। इसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इंडिया एंड कोरिया में, और स्पेसिफिकली कोविड के बाद से पैकेजिंग फिल्म्स की डिमांड बहुत हद से ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं, ग्रॉसरीज हैं, वो सब पैक्ड होके आने लगी है, ताकि ह्यूमन कांटेक्ट कम से कम हो पाए। और लार्जेस्ट बीओपीपी फिल्म्स एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ थर्मल लैमिनेशन फिल्म्स। तो लैमिनेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है इस कंपनी का, एंड 80 कंट्रीज से भी ज़्यादा में ये एक्सपोर्ट करती है, और कैपेसिटी एक्सपेंशन के बहुत स्ट्रॉन्ग प्लान्स हैं। तो फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल इस कंपनी का बहुत हाई लग रहा है मुझे। आप कस्टमर्स देखिए इस कंपनी के, पेप्सी, कोका कोला, यूनिलीवर, पीएनजी, ब्रिटानिया, पार्ले, नेस्ले, बहुत कुछ बोलने का ही नहीं है, इतने अच्छे कस्टमर्स हैं इस कंपनी के। क्वार्टरली रिजल्ट आप देखिए, दिसंबर 2020 में और फिर 507 करोड़ थे, जो दिसंबर 2021 में 738 करोड़ हो गए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 53 करोड़ से 78 करोड़ से, एडजस्टेड ईपीएस भी 29 से 43 हो गया है। तो अच्छी स्पीड से कंपनी ग्रो कर रही है। अब देखते हैं ईयरली रिजल्ट। ईयरली रिजल्ट ओवरऑल ठीक थे, बट कोविड की वजह से लास्ट 2 ईयर से इतनी स्पीड से ग्रो नहीं कर पाई कंपनी। बट स्टिल एडजस्टेड ईपीएस आप देखिए 55 से ऑलमोस्ट 118 हो गया है। तो ग्रोथ इन प्रॉफिट्स बहुत अच्छा लग रहा है इस कंपनी का। बैलेंस शीट आप देखेंगे, टोटल रिजर्व्स अच्छी स्पीड से बढ़ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम बोरोइंग्स जो है थोड़ा सा हाई है, 337 करोड़ की बोरोइंग्स है। बट देखिए आप लास्ट 5 ईयर्स से बोरोइंग्स बढ़ी नहीं है, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है, जबकि इक्विटी बढ़ रही है। होल्डिंग्स आप देखिए, बहुत रेयर होगा अभी के मार्केट सिचुएशन में एफआईआईज लास्ट 5 क्वार्टर से अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये थोड़ा रेयर सिनारियो है, क्योंकि लास्ट फ्यू मंथ से एफआईआईज अपनी सारी कंपनीज में होल्डिंग कम ही कर रहे हैं, सेलिंग कंटिन्यूसली जारी है। तो रेगुलरली किसी भी कंपनी में होल्डिंग एफआईआईज इंक्रीज कर रहे हैं, ये तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव फैक्टर है। बट एट द सेम टाइम ये जो नेगेटिव है कि प्रोमोटर होल्डिंग उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ओनली 44% प्रोमोटर होल्डिंग है।
बट एट द सेम टाइम जो शेयर्स हैं वो जीरो प्लेस्ड हैं, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। लास्ट 5 ईयर्स का प्राइस मूवमेंट देखते हैं तो ऑलमोस्ट 35% का ग्रो हुई है कंपनी। बट आप देख सकते हैं लास्ट 1 ईयर से ही मेजरली इसमें प्राइस मूवमेंट आना स्टार्ट हुआ है। फाइनेंशियल्स देखते हैं, मार्केट कैप ऑलमोस्ट 3164 करोड़ का है, प्राइस इसका 1741 है, प्राइस बाय अर्निंग्स रेशियो 11 है। तो प्राइस बाय अर्निंग्स अभी के मार्केट सिचुएशन के हिसाब से 11 बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखिए 27.5% के आसपास है, तो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो मुझे लगता है इस कंपनी का फ्यूचर बहुत 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 स्ट्रांग है। आप खुद भी स्टडी करिए इस कंपनी को, एंड मुझे लगता है आप धीरे धीरे इस कंपनी में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। ऑब्वियसली मार्केट्स के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन अगर मार्केट्स थोड़ा भी ढंग से ठीक से परफॉर्म करते हैं तो आई थिंक ये दोनों कंपनीज बहुत रैपिडली ग्रो कर सकती हैं। आज भी इस कंपनी में ऑलमोस्ट 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। चलिए, लास्ट में ये कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं था, एंड प्लीज़ अपना खुद का रिसर्च करिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। तो एंड आप वो वाला वीडियो मेरा ज़रूर चेकआउट करिए जिसमें मैंने कोर पोर्टफोलियो अपना रिवील किया है। उसमें आपको देखने को मिलेगा कि मैं कैसे कंपनी सिलेक्ट करता हूँ और कैसे मुझे अर्ली एंट्री करने से कितना बेनिफिट मिला। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ अपना रिस्की वाला पोर्टफोलियो भी शेयर करूं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। वो रिस्की पोर्टफोलियो जो है वो मैंने प्रेजेंट सिचुएशन से ज़्यादा फ्यूचर को देखते हुए बनाया है। तो आई थिंक रिस्क ज़्यादा है, बट अगेन फ्यूचर पोटेंशियल भी उन कंपनीज में ज़्यादा है। वो कंपनीज थोड़ी वैल्यूएशन हाई है उनकी, एंड मार्केट सिचुएशन वो कंपनीज मैंने तब ली थी जब मार्केट्स बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो अभी वो वाला पोर्टफोलियो उतना ज़्यादा ग्रेट परफॉर्म नहीं कर रहा है, स्टिल अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है, बट जितना एक्सपेक्टेशन था उतना ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट्स काफ़ी डाउन है अभी। निफ्टी ओवरऑल उतना डाउन नहीं है, बट अगेन काफ़ी कंपनीज जो स्पेसिफिकली ग्रोथ कंपनीज थी उसमें काफ़ी ज़्यादा बीटिंग देखने को मिली है। बट अभी मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छी कंपनीज जो हैं बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही हैं। और एक और सेक्टर जो आप लोगों को फोकस में रखना चाहिए वो है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर बहुत बहुत टाइम से डाउन था, बट अगेन मैं हर वीडियो में मेंशन कर रहा हूँ फार्मा सेक्टर में कंपनीज अब रिकवर कर रही हैं। तो इस सेक्टर में जैसे जो कंपनीज हैं रेवीज लैब्स वगैरह, उन सबको आप फोकस में रख सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।